महारानी लक्ष्मीबाई का साहस। सब लोगों में निराशा छा गई। राव साहब पेशवा, बांदा के नवाब आदि मुख्य योद्धा डरकर भागने का विचार करने लगे। इस समय महारानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें धीरज बांधते हुए कहा कि आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब जरा आप मेरा भी कौशल देखिए। इतना कहकर उन्होंने अपना घोड़ा बुलवाया और उस पर सवार होकर अपने लाल वर्दी के सवारों के साथ लिए वे आगे बढ़ी। अंग्रेजों की दाहिनी ओर जाकर उन्होंने बहुत तेजी से उन पर धावा किया। उनके इस अचानक प्रचंड आक्रमण से अंग्रेजों की सेना एकदम से पीछे हट गई। बड़े बड़े अंग्रेज शूरवीर कट कट कर धाराशायी होने लगे। इस बार महारानी ने इतनी बुद्धिमानी और सुव्यवस्थित तरीके से युद्ध किया कि उनके शौर्य के कारण लाइट फील्ड तोपों के गोले कुछ देर के लिए बिल्कुल बंद हो गए और उनके गोलंदाज स्तब्ध होकर जैसे के तैसे खड़े रह गए। इतना ही नहीं, महारानी उन तोपों से 20 फीट की दूरी तक मारती काटती चली गई। महारानी की इस विलक्षण वीरता को देखकर काल्पी की दूसरी सेनाओं का साहस भी बढ़ गया और उन्होंने फिर बहुत तेजी से अंग्रेजी सेना पर चढ़ाई कर दी। दोनों तरफ से घमासान युद्ध मच गया। जिस समय महारानी लक्ष्मीबाई अपने चपल घोड़े को बढ़ाती हुई अपनी शमशेर को हाथ में बहुत चालाकी से चलाती हुई अंग्रेजी तोपखानों पर चढ़ी, उस समय उनकी वीरता, आवेश, मुर्दिमी और बहादुरी देखकर पेशवा के दूसरे सेना नायक भी फड़क उठे और वे भी अंग्रेजी सेना पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे जौ के खेत पर टिड्डी दल टूट पड़ता है। उस समय जो घनघोर युद्ध हुआ, उससे लगता था कि अब विद्रोहियों की जीत होने में अब देर नहीं है। महारानी दांतों से घोड़े की लगाम पकड़े दोनों हाथों से तलवार चला रही थी। उनका तेज और शौर्य जैसे इस समय फूट कर निकल रहा था। वे प्रत्यक्ष चंडिका का अवतार लग रही थी। पेशवा की सेना भी बहुत बहादुरी से लड़ रही थी। इस लड़ाई में अंग्रेज वीरों के छक्के छूट गए। तोपखानों के बचे गोलंदाज हतप्रभ होकर भागने लगे। घोड़ों के ऊपर का तोपखाना फिसल गया। तोपखानों की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ने लगी। इतने में ही ब्रिगेडियर स्टूवर्ट अपना घोड़ा बढ़ाते हुए तोपखाने के पास आए और गोलंदाजों को उन्होंने खूब उत्साहित किया। वे लोग फिर से तोपे दागने लगे। जब सर ह्यूरोस को यह समाचार पता चला कि महारानी लक्ष्मीबाई ने पेशवा की सेना को साथ लेकर बहुत तेजी से धावा किया है और अंग्रेजी तोपें बंद कर दी हैं, तब वे अपने साथ ऊंट सवारों की सेना लेकर युद्ध स्थल की ओर दौड़े और खुद सेना नायक बनकर उन्होंने काल्पी की सेना पे बहुत तेजी से हमला किया। विद्रोहियों की सेना बहुत दूर तक मस्त होकर अंग्रेजी सेना से लड़ती रही, परंतु जब उस पर 28वीं पलटन और 25वीं पलटन के सिपाही टूट पड़े, तब उनके होश हवास जाते रहे। सर ह्यूरोस की ऊंट रिसाले ने बहुत जोर से विद्रोहियों पर गोलों की वर्षा शुरू कर दी। काल्पी की सेना का साहस खत्म हो जाने के कारण उन्हें और आगे बढ़ने में सहायता नहीं मिली और निराश होकर पीछे लौटना पड़ा। इस प्रकार पेशवा की सेना के हताश हो जाने पर महारानी भी राव साहब पेशवा की छावनी में लौट आई। इस प्रकार काल्पी की सेना के फूट पड़ते ही सर ह्यूरोस ने विद्रोहियों का पीछा कर चारों ओर से उनको मारना शुरू कर दिया। अंग्रेजी सेना जीत से उत्साहित होकर विद्रोहियों को जोर शोर से कत्ल करने लगी। उसे जहां जो मिला वहीं वह मारा गया। हजारों लोग भयभीत होकर बचने के लिए यमुना नदी के बीहड़ में जा छुपे। इस प्रकार सर रोज ने अपने अच्छे प्रबंध और सुशिक्षित सेना की ताकत से असंख्य विद्रोहियों को नीचा दिखाया और पेशवा की सेना अशिक्षित होने के कारण हार गई। रणभूमि से विद्रोहियों को भागकर रोज साहब ने काल्पी पर अपना अधिकार करने और ब्रिटिश झंडा गाड़ने का निश्चय किया। उन्होंने पहले ब्रिगेड की सेना ब्रिगेडियर C.S. स्टूवर्ट के साथ यमुना नदी के किनारे से काल्पी की ओर भेजी और दूसरी ब्रिगेड को खुद अपने साथ लेकर वे सीधे काल्पी की ओर रवाना हुए। राव साहब पेशवा ने काल्पी के किले में गोला बारूद आदि बहुत सारा लड़ाई का सामान इकट्ठा कर रखा था। किले में उसकी रक्षा के लिए बहुत सारे सैनिक भी थे।
इसके अलावा जो सेना लड़ाई के मैदान से भागकर आई थी वह भी चारों ओर से घिरी हुई थी। अंग्रेजी तोपखाने के अफसर कर्नल मैक्सवेल ने अपनी बड़ी बड़ी तोपें लगवाकर उन्हें पेशवा की सेना पर दागना शुरू कर दिया। इससे जो सेना कालपी की रक्षा के लिए जमी हुई थी वह पीछे हटने लगी। इतने ही में अंग्रेजी सेना बहुत तेजी से शहर में आ घुसी। पेशवा के गोलंदाजों ने और दूसरी जगहों के मोर्चों वालों ने शत्रु के सेना पर मार शुरू कर दी, परंतु इस समय विरोधी पक्ष की तोपें भयानक गोले बरसा रही थी, इसलिए कालपी वालों की तोपों का कुछ असर नहीं हुआ। कालपी की सेना इन तोपों की मार से घबरा गई। अंग्रेजी सेना ने बहुत तेजी से धावा करके उनके 4 हाथी जीत लिए और कालपी के आगे के मैदान में अपना डेरा डाल दिया। इतने में ही सर ह्यूरोज भी अपनी सेना के साथ वहां दाखिल हुए। इसके बाद सारी अंग्रेजी सेना ने मिलकर शहर में प्रवेश किया। कालपी की सेना भागने लगी। कर्नल गॉल और हैदराबाद के कंटिजेंट सेना के अफसर कप्तार एबर्ट ने कई मील तक उसका पीछा किया और उनके बहुत से हाथी, घोड़े, ऊंट और तोपें छीन लिए। बहुत सारी युद्ध सामग्री अंग्रेजों को मिल गई। इस सब में बहुत लोग मारे गए। 24 तारीख को सरकारी सेना ने कालपी को पूरी तरह से जीत लिया। इसी तारीख को महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। इस कारण कालपी के मैदान में खूब तोपों की सलामी हुई और विजय उत्सव के उत्साह में दुगुनी खुशी मनाई गई। अंग्रेजी सेना को कालपी की ओर अधिकाधिक घुसते हुए देखकर राव साहब पेशवा, महारानी लक्ष्मीबाई, बांदा के नवाब आदि प्रमुख लोग वहां से बड़ी युक्ति से निकल गए। अंग्रेजी सेना को कालपी का किला और शहर पर कब्जा करने में कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। शहर में जो पेशवा की पलटन थी वह लड़ाई कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि इन दिनों सारे विद्रोही लोग निराश हो गए थे। दिल्ली, लखनऊ, झांसी आदि बड़े बड़े स्थान अंग्रेजों ने जीत लिए थे। बड़े बड़े अनुभवी और पुराने वीर सैनिकों ने निराश होकर अपना अपना काम छोड़ दिया था। जगह जगह जो नोटिस निकाले गए थे उनको देखकर वे लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागे भागे घूम रहे थे। कई लोग तो वेश बदलकर दूसरा धंधा करने लग गए थे। जो नए सिपाही भर्ती किए गए उन्हें युद्ध करने का तरीका नहीं मालूम था। नौसिखिए होने के कारण वे युद्ध में टिक नहीं सकते थे। सच बात तो यह है कि कालपी की सेना में अच्छे और सच्चे वीर थे ही नहीं। चोर लुटेरे ही उसमें अधिक रह गए थे। उनका लड़ाई की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं था, बल्कि लूट मार करने पर ही अधिक ध्यान था। कालपी में 3 दिन तक लड़ाई होने के बाद जैसे ही उन लोगों को पता चला कि अंग्रेजों की जीत हुई और पेशवा हार गए, वैसे ही सैकड़ों सिपाही युद्ध छोड़कर शहर में लूटमार करने लगे। कालपी में पहले शक्कर का बड़ा व्यापार होता था। वहां शक्कर के कई कारखाने थे जिसमें शक्कर बनाई जाती थी। विदेशियों ने सारे कारखाने नष्ट कर डाले। अंग्रेजी सेना शक्कर पाकर बहुत खुश हुई। शक्कर के बोरों और सब प्रकार की जिन्सों को बहुत बर्बरता से लूटा। इतने में तीसरे दिन अंग्रेज लोग शहर में घुसे और देखते देखते उन्होंने उन लुटेरों को मार डाला। अंग्रेजों को सारी लूटी हुई सामग्री अचानक मिल गई। अंग्रेजों का यहाँ जो फायदा हुआ उसमें कई गुना अधिक फायदा यह हुआ कि उन्हें किले में बहुत सारा माल असबाब मिला। राव साहब पेशवा और उनके प्रधान तात्या टोपे ने 1 साल तक बहुत मेहनत से जो युद्ध की सामग्री जमा की थी वह सब सरकारी सेना को बिना मेहनत के मिल गई। उसमें सिर्फ बंदूक में भरने की बारूद 6000 पाउंड थी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरी चीजें जैसे तोप, बंदूक, तलवार आदि कितनी होंगी। खुद एक अंग्रेज ग्रंथकार ने लिखा है कि इस सामान की कीमती 2 लाख रुपए से अधिक होगी। डॉक्टर सिल्वेस्टर ने द कंपनी इन सेंट्रल इंडिया में लिखा है, There was an incredible medley here, just as in the front of Jhansi, but the articles here are pertain to the art of war. There were guns, large and small numbering 15, besides large mortar and havertizzer. There were conical stocks of English round shot and shell,
and several sheds in which the manufacture of cannons, shells and the repair of arms was being carried on. The tools and appliances were all of English make. Several muskets had been restocked and were well fitted. There were Westrater failed in that branch of ordnance manufacture. They had all been cast on clay molds, and the outside number of broken branch shells which proved that they had rather filled smooth. In fact, this was the greatest central arsenal of the mutineers, and had it been capable of defense, it would not have fallen such an easy prey to us. सर ह्यू रोज ने अनेक परेशानी सहकर जिस काल्पी को जीता था, उसके लिए लॉर्ड कनिंग ने 24 मई सन 1858 को तार द्वारा उनका अभिनंदन किया और लिखा कि आज तक आप युद्ध में जो लगातार यश छाया हुआ है, उसमें काल्पी की विजय सबसे श्रेष्ठ है। इस विजय के लिए मैं आपका और आपके वीर सैनिकों का बड़ा आभार मानता हूँ। इस प्रकार सर ह्यू रोज ने पूरा मध्य भारत विद्रोहियों से ले लिया और काल्पी में अपनी विजय ध्वजा फहराई। इसके बाद कमांडर इन चीफ पर कॉलिन कैबल ने अपने अधीन सेना के 2 भाग करके उन्हें झांसी और ग्वालियर में बंदोबस्त रखने के लिए भेजने का निश्चय किया। युद्ध में लगातार कड़ी मेहनत करने के कारण सर ह्यू रोज बहुत थक गए थे, इसलिए आराम करने के लिए उन्होंने छुट्टी लेकर बम्बई लौट जाने का निश्चय किया। तारीख 1 जून को उन्होंने अपनी सेना का फिर प्रकट तरीके से गुणगान गाया और सैनिक लोगों को धन्यवाद दिया। इस बार रोज साहब ने कहा, अंग्रेजी सेना की आज्ञा पालन और प्रबंध के कारण ही सब जगह जीत प्राप्त हुई है। उन्होंने अंग्रेजों की बहुत प्रशंसा की, क्योंकि विरोधी पक्ष की सेना में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं रह गई थी और यही सारी गड़बड़ी का कारण हुआ। इसीलिए पेशवा की सेना की प्रबल शक्ति, अद्वितीय शौर्य और अनगिनत युद्ध सामग्रियों का कुछ उपयोग नहीं हुआ। यही कारण है कि उनके असंख्य आदमी मारे गए और अंग्रेजों की थोड़ी सी सेना का यह यश मिला। वास्तव में काल्पी के समान प्राकृतिक सुरक्षित जगह और 84 गुंबज के मैदान के समान इतिहास प्रसिद्ध युद्ध भूमि में हजारों पौंड बारूद, सैकड़ों तोपें एवं अनगिनत सेना के होने पर भी प्रतापशाली पंत प्रधान शमशेर बहादुर और सूबेदार शिवाराम भाऊ के समान वीर योद्धाओं के वंशजों को थोड़ी सी अंग्रेजी सेना के सामने भागने का यह दुर्धर प्रसंग क्यों आया? इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि इसका मुख्य कारण कुप्रबंध ही था, अथवा कुप्रबंध कहने के अपेक्षा इसको दुर्दैव कहें तो भी ठीक है। एक बार जहां दुर्दैव घेर लेता है, वहां फिर किसी का वश नहीं चलता है। एक कवि ने कहा है, दैव के प्रतिकूल होने पर जल निधि में जल नहीं मिलता, अमृत के अनंत सागर चंद्रमा में सुधा की बूंद नहीं मिलती, प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष के पास जाने से भी वंचित सिद्ध नहीं होती और सोने के मेरु पर्वत में सोने का एक टुकड़ा नहीं मिल पाता। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे ग्वालियर की लड़ाई और महारानी की मृत्यु। तब तक के लिए धन्यवाद।